नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की सब्जेक्ट नंबर 1 ज्योग्राफी, जिसको हमने शुरू कर दिया है, और उसी ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था, अक्षांश व देशांतर। अब दूसरा टॉपिक लाया हूँ मैं, पृथ्वी की गतियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यहाँ से पिछले 4 एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बने हैं, तो ज़रूर आप इसे देखें। और बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए मैं सोशल साइंस में भी शुरू कर दिए हैं। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने सेकंड ग्रेड में जो इतिहास आता है, राजस्थान का इतिहास, उसको आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी पर डाल दिया है, तो आप ज़रूर इसे देखें। मेरे अभी तक 20 वीडियो मैंने राजस्थान इतिहास के डाल दिए हैं। वो सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कवर किया है। इससे बाहर आपके इतिहास का क्वेश्चन नहीं जाएगा फर्स्ट पेपर में, तो आप ज़रूर उसे देखें। और सब्जेक्ट की भी तैयारी मैं आपको सोशल साइंस की करवा रहा हूँ अपने चैनल पर, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप इस चैनल पर बताएं उन्हें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ वो पहुँचे। तो पढ़ना क्या है वो पता नहीं है लोगों को, तो इसीलिए मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है वही मैं आपके इस चैनल पर ला रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखें। कम समय में अच्छी तैयारी इस चैनल पर आपको हो रही है। तो सोशल साइंस के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अधिक से अधिक इस चैनल पर आएँ और इस वीडियो को बार बार देखें। 2 से 3 बार आप ज़रूर देखें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोट्स को भी आप डाउनलोड करें, एक फ़ाइल बनाएं। तो मैंने अभी तक सोशल साइंस एसएसटी वालों के लिए लगभग 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, तो आप ज़रूर देखें। किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी वीडियो मैंने डाला है। तो आप ज़रूर अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर आने के लिए ज़रूर कहें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करें हम। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 2, पृथ्वी की गतियाँ। चलो आइए। तो ये हैं आपकी पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ, मेरे द्वारा ऑथेंटिक नोट्स आपको। तो ध्यान दें आप कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, याद रखें आप। एक को बोलते हैं परिभ्रमण गति और एक को बोलते हैं परिक्रमण गति। याद रखें आप, पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। एक है परिभ्रमण गति और दूसरी है परिक्रमण। तो परिभ्रमण जो गति है उसके भी अन्य नाम देखो, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, आवर्तन भी कहते हैं, दैनिक भी कहते हैं। तो ये नाम ज़रूर याद रखें आप, घूर्णन, आवर्तन, दैनिक या परिभ्रमण गति। और दूसरी है वार्षिक या इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। तो ज़रूर आप देखें। आगे देखिए, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति जो है में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को ध्यान दें आप, तो उसका समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4.7 सेकंड लगते हैं। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति में लगा समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.7 सेकंड। उसी प्रकार सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे होती है, जबकि नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4.7 सेकंड की अवधि होती हैं। तो ज़रूर आप देखें। ये क्वेश्चन भी बना था कि सौर दिवस कितनी अवधि तक रहता है, तो उसका समय 24 घंटे हैं, जबकि नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4.7 सेकंड है। उसी प्रकार पहले हम पढ़े हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है, परिभ्रमण गति, तो उससे पहले थोड़ी और जानकारी दें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, ध्यान दें, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने कक्षांशीय समतल झुकाव 66.5 डिग्री
पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर बनने वाले लंब के प्रति पृथ्वी का झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। ये तीनों लाइनें ज़रूर याद रखें आप। पृथ्वी अपनी धुरी पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री है, जबकि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर बनने वाले लंब के प्रति पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। अब हम देखें, पहली हम जो गति पढ़े तो परिभ्रमण गति, परिभ्रमण या घूर्णन गति मैंने कहा था, आवर्तन गति भी बोलते हैं, वही गति के प्रभाव क्या पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा जाता है ये कि कौन से प्रभाव पड़ते हैं उससे, तो आपको ध्यान देना है कि दिन रात का बनना उससे होगा। परिभ्रमण गति से दिन रात का बनना, दिवस के विभिन्न कालों का भी, और विभाव, हवाओं एवं समुद्री धाराओं की दिशा। तो ये ज़रूर याद रखें आप, परिभ्रमण गति के क्या प्रभाव हैं, दिन रात का बनना, दिवस के विभिन्न कालों का अर्बिभाव और हवाओं एवं समुद्री धाराओं की दिशा, ये परिभ्रमण गति के कारण हैं, प्रभाव हैं। एक हमारे ज्योग्राफिकल हैं, फेरल नाम है, फेरल का नियम कह रहा है कि फेरल के नियम के अनुसार परिभ्रमण यानी घूर्णन गति है जो, उसके कारण ही जो ये हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना है, फेरल के नियम के अनुसार पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो किस ओर चली जाती हैं, तो दाहिनी ओर है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो आप ज़रूर देखें इसको। आगे हम देखें तो देखिए, तो आपको पता है कि जैसे ये गोलार्ध है हमारा, ये गोलार्ध मैं बताऊं आपको, तो ये गोलार्ध हैं, और ये जो है विषुवत रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यही है। तो यहाँ जो है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये हैं जो दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा देश कहाँ है, यहाँ पर है भारत। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, वो तो पता ही है आपको। अब ये फेरल क्या कह रहे हैं कि परिभ्रमण यानी जो गति मैं समझा रहा हूँ घूर्णन गति के अनुसार क्या हो रहा है कि परिभ्रमण के कारण ही हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर यानी इस साइड में आ रहेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने है। आगे देखिए, पृथ्वी की आकृति जो है वो लर्धवक्ष गोलार्ध हैं या प्रक्ष याकार हैं, ये भी परिभ्रमण के कारण ही है। यानी कि पृथ्वी जो है वो लर्धवक्ष गोलार्ध टाइप दिख रही है। आपको पता है कि ये थोड़ी सी ऐसी, मतलब जो पृथ्वी है पूरी गोल नहीं है, वो थोड़ी सी आपको लर्धवक्ष गोलार्ध हैं या प्रक्षाकार हैं। ये प्रश्न भी आया है, यहाँ पर लाया हूँ मैं। आगे देखिए, परिक्रमण गति हम पढ़ेंगे दूसरी, जिसे वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, ये नंबर 2 पर हैं। तो उसकी बातें आप ज़रूर याद रखें आप कि परिभ्रमण गति के प्रभाव ज़रूर याद रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा आपके। तो दिन रात का बनना है, दिवस के विभिन्न कालों का अर्बिभाव है, और हवाओं एवं समुद्री धाराओं की दिशा परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण होता है ये। तो आगे हम देखें, दूसरी गति हम पढ़ें, तो दूसरी गति का नाम है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो उसकी अवधि याद रखें आप, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी लगभग 365 1/4 दिन। तो ये ज़रूर याद रखें आप, ये परिक्रमण गति पढ़ रहे हैं। लीप वर्ष, आपको पता है लीप वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन की बजाय क्या होता है, 29 दिन का होता है, तो इसको लीप वर्ष कहते हैं। तो ये भी जानकारी आपके सामने है। आगे देखिए, परिक्रमण गति के प्रभाव भी ज़रूर देखें आप। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है कि ऋतु परिवर्तन होगा परिक्रमण से। क्या होगा, ऋतु परिवर्तन, वर्षा की अवधि का निर्धारण होगा, क्योंकि एक वार्षिक है इसलिए वर्षा की अवधि का निर्धारण होगा। सूर्य किरणों का सीधा व तिरछा गिरना भी परिक्रमण के कारण होता है, वार्षिक गति के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कटिबंधों का निर्धारण भी इसी के कारण होता है। जबकि ध्रुवों पर 6 माह के दिन व 6 माह की जो रातें होती हैं, जैसे नॉर्वे देश में ये हो रहा है, तो ये जो है वो किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण हो रहा है। तो ये प्रभाव और जो पहली वाली जो गति मैंने बताई थी, ठीक है ना, उन दोनों के प्रभाव ज़रूर याद रखें आप। तो ऋतु परिवर्तन
वर्षा की अवधि का निर्धारण, सूर्य किरणों का सीधा व तिरछा गिरना, कटिबंधों का निर्धारण, ध्रुवों पर 6 माह की रातें, ये परिक्रमण गतियाँ वार्षिक जो गति हैं उसके कारण हो रहा है। तो ज़रूर आप देखें। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए 22 दिसंबर। तो क्या होता है 22 दिसंबर को, जानकारी आपको पता ही होगी। मकर संक्रांति होती हैं और 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा पर सूर्य होता है, आपको पता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है, बिल्कुल सही है, ठंडी होती है ना शीत ऋतु। और सबसे छोटा दिन होगा हमारे भारत में, अब तो ज़रूर ध्यान दें, वह सबसे बड़ी रात होगी उस दिन, क्योंकि दिन छोटा है तो रात सबसे बड़ी होगी। 22 दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, ध्यान रखना, वहाँ गर्मी होगी। तो सबसे बड़ा दिन होगा, विश्व में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा वो, और सबसे छोटी रात होगी। तो ये बड़ी बात आपके सामने, जो 22 दिसंबर है वो उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन है, यानी रात सबसे बड़ी है, याद रखें आप। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 22 दिसंबर में दिन बड़ा होगा और सबसे छोटी रात होगी। ये 22 दिसंबर की बात है। क्यों तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति पर सूर्य होगा, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री पर। आगे देखें 21 जून की बात, आपके लिए स्पेशल वीडियो। 21 जून में देखिए तो कर्क संक्रांति होगी और सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा, बिल्कुल सही। 21 जून को गर्मी होगी, लेकिन उस दिन सबसे छोटी रात हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में भी होगी। और अभी देखें दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून की बात, तो उस दिन क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में हम देखें तो शीत ऋतु होगी और सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, वहाँ पर ठंडी होगी। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात है। तो ये जानकारी आप ज़रूर ध्यान दें, क्वेश्चन बने हैं। 23 सितंबर व 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं, याद रखें। भारत में उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक तो है 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध बसंत ऋतु होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जबकि शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होती है, लेकिन दिन रात बराबर होंगे उस समय। तो ज़रूर ध्यान दें आप। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी की गतियाँ हम पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 2, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा कमेंट्स भी ज़रूर दें आप। तो देखिए, पृथ्वी की अपसौरिक व उपसौरिक स्थितियाँ हम देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। पृथ्वी की अपसौरिक व उपसौरिक स्थितियाँ क्या हैं, तो देखो अपसौर व उपसौर से क्या तात्पर्य है, तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है, ये क्या है, कभी बढ़ती है और कभी क्या है, घटेगी। तो क्या होगा, देखो ये अपसौर है, अपसौर कब होगा, तो 4 जुलाई में लगभग होता है ये, और उस समय दूरी बढ़ेगी, किसकी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी बढ़ेगी, तो क्या होगा, अपसौर होगा। तो यही क्वेश्चन आता है, अपसौर किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी बढ़ेगी तो उसे अपसौर कहते हैं। जबकि उपसौर किसे कहते हैं, ये 3 जनवरी को लगभग होता है और उसमें दूरी घटेगी। पृथ्वी की सूर्य से औसत की दूरी घटेगी तो उसे उपसौर कहेंगे, बढ़ेगी तो अपसौर, याद रखें ये, दूरी बढ़ेगी तो अपसौर, दूरी घटेगी तो उपसौर कहते हैं। समय 4 जुलाई है अपसौर का और उपसौर का 3 जनवरी। आगे देखिए, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी जो है, औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, याद रखें आप। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण यह हो रहा है, किसके कारण हो रहा है ये सब, पृथ्वी की परिक्रमण यानी वार्षिक गति के कारण हो रहा है, ध्यान दें आप ज़रूर। आगे देखिए, अपभू व उपभू, याद रखें ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अपभू व उपभू। तो अपभू और उपभू से क्या तात्पर्य, तो औसत दूरी, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, इसको क्या बोलते हैं, अपभू या उपभू। तो बढ़ेगी तो अपभू बोलेंगे और घटेगी तो उपभू बोलेंगे। तो औसत दूरी तो पृथ्वी की चंद्रमा की 3.84 लाख किलोमीटर है, जबकि अपभू में बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 4.6 लाख हो जाएगी, जबकि उपभू में घटेगी 3.64 लाख हो जाएगी। ये ज़रूर आंकड़े याद रखें आप। आगे देखें,
नॉर्वे में 19 अप्रैल से 23 अगस्त के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी बात, मैंने पहले ही कहा था कि स्वीडन में 90 दिन तक सूर्यास्त नहीं होता है, ये जानकारी के लिए। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक की, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये देखो SEM सन, अर्थ और मून। अब SEM याद रखें आप, चंद्र ग्रहण कब होगा, तो सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या होगी, पृथ्वी, तो उस समय होगा चंद्र ग्रहण। और ये अक्सर जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है और इसी को एक सरल रेखीय स्थिति CUति या VUति के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, CUति या VUति किससे तात्पर्य है, चंद्र ग्रहण से तात्पर्य है। पूर्णिमा के दिन होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य व चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है SEM, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण देखें तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो SME याद रखें आप, सूर्य ग्रहण के लिए SME यानी सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा या मून आ जाते हैं तो ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। और ये लगभग अमावस्या के दिन होता है, इसे युति कहते हैं। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, युति, याद रखें आप। सूर्य ग्रहण कब होता है, SME सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे यह अक्सर अमावस्या को होता है और इसे युति कहते हैं, ये ज़रूर ध्यान दें आप। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण हो सकते हैं, इनमें से कोई भी ग्रहण अधिकतम 7 बार होता है और न्यूनतम 2 बार हो सकता है। तो ये भी जानकारी आपके सामने। तो ये देखिए आपके सामने और महत्वपूर्ण बातें, कुल क्षेत्रफल हमारे पृथ्वी का कितना है, तो याद रखें 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हैं। स्थल भाग हमारा 29% है, जल भाग 71% है पृथ्वी का। भूमध्य रेखीय परिधि हमारे 40,075 किलोमीटर हैं। ध्रुवीय परिधि हमारे 40,008 किमी हैं। सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की कितनी है, तो मैंने पहले ही कहा है 14.98 करोड़। सूर्य प्रकाश का धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य यानी कि जैसे ये सूर्य हैं और ये हम बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये जो प्रकाश निकलता है और यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास पहुँचने में कितना समय लगता है, तो ये समय ज़रूर याद रखें आप। तो समय है 8 मिनट 16.6 सेकंड, ज़रूर याद रखें। सूर्य प्रकाश का धरातल पर पहुँचने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख वर्ग किमी पर सेकंड, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य प्रकाश की चाल 3 लाख वर्ग किमी है। और पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी औसत कितनी दूरी है, तो 3,84,400 किमी है। कितनी दूरी है पृथ्वी की चंद्रमा की, वही बताया था मैंने, 3,84,400। और चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी जो है अधिकतम 3,64,000, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी 3,64,000, जबकि अधिकतम दूरी वही मैंने पहले उपभू व अपभू बता दिया है 4.6 लाख हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो ये क्या है, तो लीननिटज परत, क्या नाम है, लीननिटज परत है ये। तो ये क्वेश्चन बना है कि चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट। तो लीननिटज परत ज़रूर याद रखें, चंद्रमा का सर्वोच्च परत चोटी है वह। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी लाया हूँ। ये जो देखो मैंने जो मेरे नोट्स में बना रहा हूँ वो आपके ऑथेंटिक नोट्स हैं, ज़रूर आप देखें। ये लक्ष्य का भी शामिल है, लक्ष्य भी, एक गाइड लक्ष्य भी इसमें शामिल हैं। तो ये अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो लक्ष्य की गाइड से मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो ज़रूर देखें। तो देखिए आप, तो ये देखिए ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदिति व्रत। क्या कहते हैं, प्रदिति व्रत। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर कब गिरती हैं, सीधी किरणें, मैंने कहा था 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस दिन बराबर होंगे दिन रात, 21 मार्च 23 सितंबर याद रखें। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ गिरती हैं, तो कर्क रेखा में गिरती है। उसी प्रकार आगे देखें हम,
तो ये देखिए पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति यानी वार्षिक गति है के कारण कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। ज़रूर देखें, कोरियालिस बल का मतलब भूकंप का आना, वो जो होता है वो परिभ्रमण गति के कारण ज़रूर होता है। ये क्वेश्चन भी बना है। चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ 2 बार समकोण स्थिति में आता है, ये भी जानकारी ले आप। सूर्य ग्रहण में अंधकायमय काल जो है वो 2 मिनट का रहता है, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण में लगभग 1 घंटा 40 मिनट का ये रहता है जो ग्रहण होता है। उसके बारे में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर समुद्र में, यानी पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होगा उस समय पृथ्वी पर समुद्र में उच्च ज्वार होंगे, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक सीध में 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। ये मुख्य बात है। ग्रीनविच रेखा निम्न में से किस स्थान से गुजरती हैं? अल्जीरिया, फ्रांस व घाना से निकल रही हैं। अमेरिका से एशिया की यात्रा करते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार की जाए तो एक दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपको पता है कि अमेरिका इस साइड में और इंडिया इस साइड में, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ से आएंगे इतने में एक दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देखिए आप, 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। बिल्कुल सही है, 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1892 के समझौते के तहत हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोब पर स्थित वे 2 बिंदु जिनसे होकर सूर्य गुजरती हैं उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त कितने अक्षांशों को दर्शाती है? तो मैंने कहा विषुवत वृत्त 0 डिग्री 0 अक्षांश को दर्शाती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 होती हैं। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या है? आकार घटता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे हम ये जो विषुवत, ये जो हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये और ये हैं विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा, और यहाँ से हम कहाँ जाते हैं? ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो ये आकार क्या है उसका? घटता जाएगा। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती हैं, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री व 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती हैं। ये भी सही बात है। तो ये तो 1 डिग्री पर 4 मिनट होते हैं। तो ये बातें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं लाया था। टॉपिक नंबर 2 लाया था, पृथ्वी की गतियाँ, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्ट 1। ये फर्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा है आपको आर्ट और सब्जेक्ट के जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया वो ज़रूर देखें, उसमें 50 टॉपिक हैं आपके। तो 50 टॉपिक को मैं एक साथ लाऊंगा, ज़रूर आप बने रहें और इसको बार बार देखें। ये नोट्स आपके लिए एक रामबाण है, इससे बाहर बहुत कम चांस हैं आपके। बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए कि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वास्तव में ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सोशल साइंस ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र आपका अपना चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी को आप ज़रूर देखें। साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री मैंने इधर डाल दी है, तो वो मेरे वीडियो आप देख लें और मेरे नोट्स को आप बार बार पढ़ें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने पहले ही कहा है कि एक गाइड आपके पास में होनी चाहिए, एक गाइड और ये नोट्स काफ़ी हो गए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।